एकेडमी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार कल्पना करके देखिए कि अगर किसी व्यक्ति के पास उसकी मातृभूमि यानी कि उसका देश ना हो। आप खुद से सोचिए, अगर आपके पास देश की भूमि ना हो और आपको किसी और देश में निर्वासित होकर के रहना पड़े और उसके बावजूद वहां से वो जंग और वो अपनी मातृभूमि को प्राप्त करने का रुझान आपके भीतर बना रहे, अब कैसी स्थिति आपको महसूस होगी। हाल ही में एक ऐसी घटना पर हम चर्चा करने जा रहे हैं आज के इस डिस्कशन में, जो कुछ ऐसे ही मार्मिक बिंदुओं को छूती है। इसके अलावा भारत और भारत के पड़ोसी देश चीन के बीच के संबंधों को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। आज हम बात करेंगे तिब्बत की, और 2 सितंबर को तिब्बत के भीतर लोकतांत्रिक दिवस को मनाया जाता है। तिब्बत के भीतर कहें या भारत के भीतर जो तिब्बती शरणार्थी रहते हैं वो अपनी तिब्बती भूमि को याद करते हुए और तिब्बतियों की एकता को सामने रखने के लिए इस दिवस का आयोजन करते हैं। इस आयोजन से जुड़ी हुई क्या जरूरी बातें हैं, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो इस संदर्भ में हमें जाननी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। आज का टॉपिक है तिब्बती लोकतंत्र दिवस। निर्वासित तिब्बतियों के लिए ये दिन क्यों महत्वपूर्ण है, ये आज का हमारा विषय रहेगा। तो अगर कोई व्यक्ति अपने देश से बाहर है तो सिंपल सी बात है, और वो देश उसको वापस प्राप्त होने की उम्मीद भी बहुत ज्यादा नहीं रह गई है, क्योंकि घटनाएं इस तरह से वैश्विक स्तर पर घटी है। उसके बावजूद वो जहां पर रह रहे हैं वहां पर ही उन्होंने इस दिवस को मनाने की बात की है, और इस प्रक्रिया की लंबे समय से वो पूर्ति करते आए हैं और दिवस को मनाते आए हैं। तो 2 सितंबर को दुनिया भर में तिब्बती शरणार्थियों ने तिब्बती लोकतंत्र दिवस की 63वीं वर्षगांठ मनाई है। यानी पिछले 60 वर्षों से अधिक समय से इस दिवस का वो आयोजन कर रहे हैं। आपको पता है कि 1959 के आसपास जब तिब्बती लोगों को वहां से खदेड़ा गया, तिब्बत की जो सरकार थी यहाँ पर आ गई और भारत में उनको पनाह दी गई। अभी हम इसके इतिहास पर आएंगे, इस पर बात करेंगे। 2 सितंबर 1960 को धर्मशाला में निर्वासित तिब्बती सरकार ने अपना एक तरीके से उद्घाटन किया और इस दिवस को मनाने के लिए जो प्रक्रिया थी उसको आगे बढ़ाया। वो कहते हैं कि हम लोकतंत्र को अपनाते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही अपने आगे आने वाले जो प्रतिनिधि हैं उनका चुनाव करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। तो तिब्बती लोकतंत्र दिवस, इसमें एक शब्द चलता है मैंगिस्टो डुचेन। इसका मतलब क्या है? मैंगिस्टो का मतलब है लोकतंत्र और डुचेन का मतलब है व्यवस्था या आयोजन। यानी इस दिवस को मनाने का आयोजन, लोकतंत्र को मनाने का आयोजन, लोकतंत्र की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाते हुए उससे जुड़ने का आयोजन, जो कि तिब्बती लोकतांत्रिक प्रणाली की शुरुआत का प्रतीक है। कि उन्होंने जब यहाँ पर आकर बस गए तो पूरे क्षेत्र में, या फिर हम कहें कि जहां जहां तिब्बती लोग रह रहे थे उनके भीतर ये सवाल उठा कि आखिरकार तिब्बत की जो सरकार तिब्बत में पहले मौजूद थी, अगर वो वहां से हट गई है, उनके धार्मिक नेता जिन्हें दलाई लामा कहते हैं वो वहां से जा चुके हैं, तो अब कौन इस प्रक्रिया को संभालेगा, वो किसके प्रति समर्पित रहेंगे? उनका प्रशासन और सारी व्यवस्थाओं की देखरेख की जिम्मेदारी, अपने क्षेत्र को वापस पाने की जिम्मेदारी, वो एक लड़ाई कौन लड़ेगा? तिब्बतियों को वैसे भी बहुत शांत लोग कहा जाता है, वो पहाड़ियों में रहते थे और एक बौद्ध परंपरा का पालन करते थे, जहां पर वो एकदम शांत तरीके से जीवन प्रणाली को व्यतीत करते थे। इसके चलते हमने देखा कि जब चीन ने वहां कब्जा किया तो बहुत ज्यादा प्रतिरोध नहीं कर पाए। प्लस इसके अलावा चीन का जो कब्जे का प्रयास था वो बहुत ज्यादा आक्रामक था। इतिहास में भी ये चीजें आप पढ़ते हैं। तो केंद्रीय तिब्बती प्रशासन TTA एक शब्द है जो महत्वपूर्ण है। यानी इस पूरी व्यवस्था का देखरेख, जितने भी तिब्बती शरणार्थी हैं वो केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अंतर्गत किया जाता है। हालांकि इस प्रशासनिक व्यवस्था को अभी किसी भी देश ने सरकार के रूप में मान्यता नहीं दी है। यानी ये कहते तो हैं कि हम तिब्बत की निर्वासित सरकार हैं, लेकिन इसको मान्यता नहीं मिली है। और इनफैक्ट भारत ने भी अभी तक इसको मान्यता नहीं दी है। भारत ने ये जरूर कहा है कि तिब्बती लोग यहाँ पर रहते हैं, शरणार्थी यहाँ पर रहते हैं। तो तिब्बती लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ है, पहले इसको समझ लें। देखिए 1960 में जो निर्वासित तिब्बती सांसद थे उनके प्रतिनिधियों ने बोधगया में शपथ ली थी और ये कहा था कि इस व्यवस्था को जो हम वहां पर चलाते थे सरकार के तहत, वो यहाँ पर भी बरकरार रखेंगे। भले ही हम लोग
निर्वासन के तहत आए हैं। तो पहला जो प्रतिनिधिमंडल था, पहले जो चुने हुए सदस्य थे, उन्होंने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और उसके बाद कुछ समय के बाद पुनः जो है चुनाव कराए या चयन की प्रक्रिया को अपनाया। 1963 में दलाई लामा ने लोकतांत्रिक आदर्शों पर आधारित तिब्बती संविधान को लागू कर दिया और इसके मुताबिक फिर ये प्रक्रिया अपनाई गई कि मतदान होगा और फिर लोग इसके तहत चुने जाएंगे। 1975 में देखते हैं कि 2 सितंबर को तिब्बती लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाने की आधिकारिक घोषणा की गई और उसके बाद से इस दिवस का आयोजन, या उसके पहले से भी इस दिवस को जो मनाया जाता था उसको और ज्यादा मान्यता मिल गई। 1991 में अगर हम देखें तो निर्वासित तिब्बतियों ने एक चार्टर को अपनाया था जिसमें लोकतंत्र के 3 स्तंभों का परिचय दिया गया। उन्होंने एक न्याय व्यवस्था की शुरुआत की जिसने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और लोकतंत्र के तहत जो स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, वो पूर्ण हुए और इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से वो चलाने लगे। इसके बाद 2011 में देखते हैं तो दलाई लामा ने अपनी जो राजनीतिक शक्तियां हैं वो सिक्योंग को दे दी। सिक्योंग कौन होते हैं? एक तरह से जो सीटीए की व्यवस्था है, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की, उसके अध्यक्ष, उन्हें एक तरह से आप राष्ट्रपति भी कह सकते हैं, तो उनको स्थानांतरित कर दी और अब सारी बाबत उनके पास है और तिब्बती जो दलाई लामा है वो एक धर्मगुरु के रूप में मान्यता प्राप्त करते हैं। हालांकि उनके प्रति लोगों की निष्ठा अलग ही है। तो सीटीए की जो व्यवस्था है वो कैसे काम करती है? जैसे भारत में हम संसद को देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति का पद है, इसी तरह से सीटीए की भी एक व्यवस्था वहां पर निर्मित की गई है। इसको समझें तो सीटीए का पहली बात तो एक मुख्यालय है जो कहाँ है? धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश। और दुनिया भर में तिब्बती बस्तियों में इसके शाखा कार्यालय है, जहां जहां शरणार्थी रहते हैं वहां पर उन्होंने अपने क्षेत्रीय कार्यालय खोल दिए हैं। और कोई भी ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो 18 वर्ष से अधिक है उसके पास एक ग्रीन कार्ड जैसी व्यवस्था होती है, जो एक पहचान पत्र है, उसके तहत मतदाता सूची में अपना नामांकन भी करा सकता है। तो राष्ट्रपति थे वर्तमान जो अभी है वो है पेम्पा त्सेरिंग। उनके अधीन सीटीए ने 7 विभागों का संचालन किया है। 7 विभागों का ये संचालन करते हैं जिसमें से कि धर्म एवं संस्कृति हो गई, गृह विभाग हो गया, शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सूचना विभाग है, सुरक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग की भी हमने बात कर ली। तो ऐसे लगभग 7 विभाग हैं जो ये चलाते हैं और प्रत्येक विभाग जो है तिब्बती जीवन के अलग अलग पहलुओं की देखरेख करता है। किसी का स्वास्थ्य है, किसी की शिक्षा है, सुरक्षा है, संचार की व्यवस्था है, इन सभी चीजों को इस विभागों के तहत देखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो राष्ट्रपति की व्यवस्था है, यानी कि जो सीटीए के अध्यक्ष उनका भी चुनाव होगा क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को उन्होंने अपनाया हुआ है और हर 5 साल बाद वो चुने जाएंगे। और निर्वाचित तिब्बती संसद में अलग अलग क्षेत्रों और समुदायों के प्रतिनिधित्व करने वाले 45 सदस्य शामिल हैं और अलग अलग जगहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ यूरोप के करते हैं, कुछ उत्तरी अमेरिका, कुछ एशिया, इस तरह अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं और 45 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद अगर ये समझे कि सीटीए की व्यवस्था चली भारत में है तो क्या सीटीए एक तरह की सरकार बन गई और भारत में ही रहकर ये कैसी व्यवस्था है? तो भारत के ऊपर क्या इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा? कल को मान लीजिए उन्होंने भारत की जमीन ले ली तो भारत इसको देख करके किस तरह की नीति अपनाता है, जबकि भारत को पता है कि एक देश के अंदर एक संप्रभु सरकार है जो कि भारत की सरकार है, क्या दूसरी सरकार भी एग्जिस्ट कर सकती है? एक अच्छा सवाल बन सकता है। तो उसको समझिए कि व्यवस्था वैसी नहीं है। भारत ने दलाई लामा को एक धार्मिक नेता के रूप में मान्यता दी और भारत उनकी इज्जत भी करता है, बहुत रिस्पेक्ट देता है। भारत में जो तिब्बती लोग हैं उनकी वैसे भी रिस्पेक्ट है, ठीक है। लेकिन तिब्बतियों की राजनीतिक गतिविधियों का भारत समर्थन नहीं करता, ओपन मंचों पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आधिकारिक रूप से समर्थन नहीं करता, वैसे भले ही उनको सारी सुविधाएं देते रहते हैं। तो आधिकारिक तौर पर भारत ने सीटीओ को तिब्बत की एक अलग सरकार के रूप में भी मान्यता नहीं दी है। यानी हम ये नहीं कह रहे कि वाकई में हमारे पास तिब्बत की सरकार हमारी भूमि में मौजूद है, हम केवल ये कह रहे हैं कि वो तिब्बती शरणार्थी हैं जो यहाँ पर आकर रह रहे हैं, कि उनकी व्यवस्था है जो वो बना करके रखे हुए हैं, हमने उसको मान्यता नहीं दी है आधिकारिक मंचों पर। इसके अलावा सीटीए ने अभी भी कई सारे देशों के साथ अपने संपर्क बना करके रखते हैं, कई सारे देशों के तहत जो उनके प्रति अच्छी नीतियां या अच्छे रुझान रखते हैं, जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका इसका समर्थन करता है। भारत को अक्सर ये भी कहा जाता है कि भारत ने एक अस्पष्ट सी नीति रखी हुई है तिब्बत के प्रति, भारत ना हाँ कह रहा है ना कह रहा है। 1965 में अगर आप देखते हैं जाकर के
तो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने कहा था कि कुछ समय बाद हो सकता है कि हम इसकी जो नीतियां हैं तिब्बत को लेकर या हमारी जो एक धारणा हो सकती है उसको हम स्पष्ट करेंगे, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पाई क्योंकि चीन की वहां पर जो संवेदनशीलता है वो बहुत ज्यादा है और चीन की संवेदनशीलता के चलते भारत के और चीन के जो संबंध हैं वो कई बार इस वजह से प्रभावित होते हैं। हालांकि भारत वन चाइना पॉलिसी का पालन करता है लेकिन इसको बार बार दोहराता नहीं है कि हाँ वन चाइना पॉलिसी, वन चाइना पॉलिसी इस वजह से हम आपका या फिर जो आपके दुश्मन है उनको हटा देंगे या जिस क्षेत्रों पर आप अधिकार कर रहे हैं उसका समर्थन करेंगे। तो सीटीए के अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखें तो अमेरिका की सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जो तिब्बती शरणार्थियों का या इस मुद्दे का खुलकर समर्थन करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि चीन और अमेरिका के बीच जो प्रतिद्वंदिता है वो चलती है। तो चीन के ऐसे कोई भी कदम जो किसी क्षेत्र को अपने कब्जे में लेने की ओर आगे बढ़ते हैं, एग्रेसिव कदम, उसका अमेरिका हमेशा से ही विरोध करता है और करना भी चाहिए, क्योंकि चीन का डोमिनेंस अगर इस तरह से बढ़ता रहा और देशों ने आज के समय कुछ ना कहा तो कल को एक महाशक्ति के रूप में जो अमेरिका की मान्यता है वो भी अमेरिका के पास नहीं रह जाएगी। ये भी एक बड़ी वजह है। अमेरिका ने तिब्बत पर कई तरह की नीतियां बनाई है, कई तरह के अधिनियम पारित किए हैं और अमेरिका की दोनों ही पार्टियां यहाँ पर इस व्यवस्था का समर्थन करती हैं और उन्होंने एक विशेष समन्वयक भी यहाँ के लिए नियुक्त किया है। हालांकि मान्यता के बाद भी भारत और अन्य देशों की जो स्थिति है, खासतौर से भारत की, सीटीए के लोग जो है भारत का समर्थन करते हैं, भारत का सम्मान करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि भारत अभी कुछ भी करे, भले ही हमें मान्यता ना दे, लेकिन उनकी वजह से यहाँ पर हम लोग अपनी इस व्यवस्था को संचालित कर पा रहे हैं। ये बड़ी बात है। अगर तिब्बत के इतिहास को आप देखें तो सबसे पहले इतिहास समझने के लिए आपको भूगोल को भी जानना पड़ेगा। भारत का नक्शा ये है, हालांकि जो विवादित क्षेत्र है वो आपको इस नक्शे में दिख जाएगा कि कुछ हिस्सा यहाँ पर ऐसा है जो पीओके के रूप में जाना जाता है, कुछ अक्साई चीन का एरिया है और यहाँ पर एलएसी है जहाँ पर भारत और चीन के बीच में संघर्ष चलता रहता है। चीन इसलिए क्या कह रहे हैं क्योंकि जो तिब्बत है, तिब्बत को चीन ने अपना क्षेत्र बना लिया है। तो एक समय ऐसा था जब तिब्बत भारत और चीन के बीच में बफर स्टेट के रूप में कार्य करता था। बफर स्टेट एक ऐसा क्षेत्र होता है जो दो बड़े देशों के बीच में मौजूद होता है और उसकी वजह से उनकी सीमाएं कहीं ना कहीं सुरक्षित रहती हैं, क्योंकि अगर ये मान लीजिए यहाँ से हमला करेंगे तो कहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ तक आ जाएंगे, लेकिन भारत की जो अपनी सीमाएं हैं वो सुरक्षित रहेंगी। अब एक ऐसा क्षेत्र सोचिए जहां पर ये जो लोग हैं ये सीधा यहाँ तक आ गए हैं, ये क्षेत्र ही इन्होंने पूरा ले लिया। अब दिक्कत ये होगी कि इतना तो ले लिया, अब कह रहे हैं ये भी हमारा है, यानी कि ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है जिसको दक्षिणी तिब्बत कहते हैं, तो एकदम सीधी रेखा अगर खींचने बैठेंगे तो ऐसे तो कितना हिस्सा चला जाएगा। और इसका उल्टा भारत भी कर सकता है कि भाई हम ये कह दें ये हमारा हिस्सा है, लेकिन भारत ऐसी नीतियां कभी अपनाता नहीं है, तो भारत ने इस दिशा में कभी ऐसी बात नहीं कही। 1914 का शिमला सम्मेलन महत्वपूर्ण है जहां सीमाओं को परिभाषित किया गया था और भारत की अधिकांश सीमा जिसमें 3500 किलोमीटर की एलएसी भी आती है वो वास्तविक उसकी नियंत्रण रेखा जिसे कहते हैं वो तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र से लगती है। ऐसे में इस क्षेत्र पर चीन का कब्जा कर लिया जाना हमारे लिए बहुत दिक्कत वाली बात बनती है। फिर उसके बाद चाहे वो डोकलाम का विवाद हो, चाहे हिमाचल प्रदेश के पास तवांग वाला विवाद हो, वहां पर समस्याएं बनी रहती है। 1950 में अगर आप देखते हैं तो जो शिमला सम्मेलन हुआ था और मैकमोहन रेखा जो खींची गई थी उसको स्वीकार कर दिया था और तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया था। मतलब ये वाला हिस्सा जो है वो तो कब्जा कर ही लिया और जो मैकमोहन लाइन है इसको इन्होंने कहा था कि हम मान्यता नहीं देते और ये दक्षिणी तिब्बत का क्षेत्र है, इसकी वजह से विवाद है। 1954 का देखें तो भारत ने चीन के साथ क्षेत्र में व्यापार पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसे वह चीन का तिब्बत क्षेत्र कहता था। तो ऐसी कई सारी चीजें होती आई है इतिहास में जिसकी वजह से आज आपको जो टेंशन है वो दिखाई देती है। अगर हम वहां से एक बार शुरू करें 1959 से, तो जब चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया, अतिक्रमण कर लिया, तब वहां के लोग जब भारत की ओर आए तो 1959 में दलाई लामा ने भारत में शरण मांगी और तत्कालीन हमारे जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने उनको शरण दी और बाकायदा स्थान दिया रहने के लिए। ठीक है, और तिब्बती सरकार की स्थापना हुई जो अभी भी चुनाव कराती है और इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। 2 सितंबर उनके लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है जिसके तहत ये सारी चीजें होती हैं। कुछ और चीजें हैं जो हमें जाननी है, जैसे 1951 में तिब्बत के बफर जोन के रूप में भारत और चीनी सेनाएं अनिर्धारित हिमालयी सीमा पर आमने सामने आ चुकी हैं।
तो वो जो क्षेत्र है वो अक्सर तनाव का कारण बनता रहता है। इसके अलावा नेहरू जो थे भारत चीन मित्रता के लिए तिब्बत का परित्याग करने के लिए तैयार थे। कुछ ऐसी नीतियां रही हैं जो वर्तमान को आकार देती है। देखिए इतिहास की नीतियां हमेशा ही वर्तमान को आकार देती आई हैं और भविष्य के लिए संदेश देती हैं। वो चाहे अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई नीतियां हो, भारत सरकार द्वारा शुरुआती समय में ली गई नीतियां हो, या आज के समय जो भी नीतियां हम निर्धारित कर रहे हैं वो भविष्य का निर्माण भी करेंगी और भविष्य के लिए प्रतिफल भी देंगी। ठीक है, कुछ वैसा ही हुआ। लेकिन चीन के तर्क कुछ अलग थे। चीन ने कहा कि सीमा संधियां सही नहीं है। वो सभी जो भी आप मैकमोहन लाइन की बात करते हैं या एलएसी की बात करते हैं, एलएसी खैर बाद में आई, या जो भी आप सीमा समझौतों की बात करते हैं उसको मान्यता नहीं देंगे क्योंकि वो सभी ब्रिटिश साम्राज्य के समय में बनाई गई नीतियां थी जिसको चीन पूरी तरह से खारिज करता है। यूरोपियों की नीतियां थी। इसकी वजह से हमें अलग से पुनर्विचार करना है और ये हमारा क्षेत्र है और हमारा ही रहेगा। तो वर्तमान में स्थिति क्या है कि दलाई लामा की भारत में जो मौजूदगी है वो कहीं ना कहीं तनाव का कारण है और चीन आरोप लगाता है कि दलाई लामा तिब्बत की आजादी और चीन को बांटने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे ही आरोप वो ताइवान के क्षेत्र में भी लगाता है। तो चीन की तो नीतियां वैसे भी बहुत आक्रामक है, लेकिन भारत की नीति यहाँ पर बहुत सपोर्टिव है, खास तौर से किसी भी शरणार्थी के लिए और दलाई लामा के लिए। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हमारी एक फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। अब देखिए इस घटना को ऐसे समझिए, चीनी प्रतिद्वंदिता है हमारे पास, है ना, लेकिन तिब्बत केंद्रीय भूमिका में मौजूद है। इस वजह से वो चाहता है कि अगर हम इनका सपोर्ट करते हैं तो वो कभी अरुणाचल पर कब्जा करने आएगा, कभी एलएसी के पास जो है अपनी सेना को आगे भेजेगा, ताकि एग्रेशन दिखता रहे, ताकि उसे ये एक तरीके का मैसेज है, ताकि हम लोग ये ना सोचे कि चीन कुछ नहीं करने वाला है और हम यहाँ पर जो बढ़ावा देते हैं। कई बार आप ऐसी भी घटनाओं को देखेंगे जहां हमने दलाई लामा को तवांग के क्षेत्र में वहां का अवलोकन करने के लिए भेज दिया था, या जब डोकलाम विवाद चल रहा था तब पैंगोंग सू झील के पास भी वो गए थे। हालांकि इसमें उतार चढ़ाव जरूर आते रहते हैं। जब हमें कोई ऐसा मैसेज देना होता है चीन को कि हम भी आक्रामक हो सकते हैं या इस मुद्दे को उठा सकते हैं, तब हम ऐसी घटनाएं करते हैं। 2018 में अगर आप देखेंगे तो बड़े मंत्रियों अधिकारियों को ये कहा गया था कि आप तिब्बती जो शरणार्थी हैं उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रमों में बहुत ज्यादा भाग मत लीजिए क्योंकि हो सकता है हमारे संबंध बेहतर करना चाह रहे हों। तो एक तरह का टूल के रूप में भी देश इस्तेमाल करते हैं, न केवल भारत बल्कि सभी देश। अब अमेरिका की नीतियों को आप देखिए, अफगानिस्तान में देखिए, या भारत के समर्थन के लिए देखिए। एक समय ऐसा था जब अमेरिका भारत का विरोध करता था, पाकिस्तान का समर्थन करता था। अब उसको ये बात समझ आ रही है कि अब पाकिस्तान की स्थितियां वैसी नहीं रह गई। अब भारत मजबूती से उभर रहा है तो भारत का समर्थन करने लगा। चीन को काउंटर करने के लिए उसको भारत की आवश्यकता है। पैसिफिक की वो बात करता है, इंडो पैसिफिक की, तो इंडियन ओशन में भारत का बड़ा स्टेक है। तो इंडो पैसिफिक को जोड़ने के लिए भारत को भी साथ ले लो, जापान को साथ ले लो, ऑस्ट्रेलिया को साथ ले लो। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी किसी का हमेशा के लिए दोस्त या दुश्मन नहीं होता, ये आपने पढ़ा भी होगा। इसके अलावा तिब्बत पर जब कब्जा हुआ तो दोनों देशों के बीच शक्ति संतुलन बदल गया। चीन को देखेंगे तो दक्षिण एशिया में चीन एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है और भू रणनीतिक प्रभाव चीन ने हासिल किया है। तिब्बत जो कि एक समय बफर जोन के रूप में कार्य करता था, आज वो वहां पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से उत्तरी सीमा की जो सुरक्षा है वो काफी ज्यादा कमजोर हुई है। ये ओवरऑल इस टॉपिक का डिस्कशन है। इसके अलावा अगर निष्कर्ष समझे तो तिब्बत का मुद्दा भारत और चीन के बीच एक जटिल और संवेदनशील विषय है जिसको सॉल्व किया जाना है, लेकिन इतनी आसानी से सॉल्व होगा नहीं। दूसरा, भारत तिब्बत को सीमा विवाद में शामिल कर सकता है, यानी ऐसे जो भी क्षेत्रों में जब चीन ज्यादा आक्रामकता दिखाता है तो वो क्षेत्र तिब्बत का है। जब तिब्बत का कहलाएगा तभी फिर चीन ये नहीं कह पाएगा कि ये हमारा दक्षिणी तिब्बत होगा। बहुत जटिल चीजें हैं, मतलब एक लाइनर नहीं है कि आपने एक लाइन लिख करके उसका समाधान दे दिया, क्योंकि दोनों देशों के बीच में लंबी बातचीत चलती आई है, चलती रहेगी। तो आर्थिक संबंध भी ऐसी कुंजी है जो इन संबंधों को बाकियों को प्रभावित करते हैं। अगर आप देखिए, आप सोचिए कि आखिरकार इतने ज्यादा सीमा विवादों के बाद भी भारत का चीन के साथ जो आर्थिक व्यापार है वो क्यों नहीं बंद होता? क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारे द्वारा उनसे ज्यादा उनसे किया जाने वाला आयात है वो आज भी चल रहा है, और कहीं ना कहीं आयात ज्यादा ही है, निर्यात तो बहुत कम है, कुछ ही चीजों का है। तो जब तक ये सभी चीजों पर काम शुरू नहीं होगा, जब तक हम आर्थिक रूप से उन्नत नहीं होंगे, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आगे नहीं आएंगे, सर्विस के क्षेत्र में तो आगे हैं, आईटी में तो आगे हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री इसमें भी आगे बढ़ना है, लेकिन साथ साथ पर्यावरण को भी देखना है। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध कई सारे विषयों से जुड़ते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, एनवायरमेंट हो, इकोलॉजी हो, सभी चीजें तो जुड़ती हैं। और खासतौर से जो इकोनॉमी का पोर्शन है
अर्थव्यवस्था का पोषण है वो इसको पूरी तरह से डोमिनेट करता है, सभी को साथ में लेते हुए। इसके साथ ही जो संबंध है देशों के निर्धारित होते रहते हैं। तो भारत को चीन के खिलाफ भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए उत्तरी सीमाओं पर बुनियादी ढांचे के विकास में सुधार करना चाहिए और अन्य विश्व शक्तियों के साथ सहयोग करना चाहिए, जैसा अमेरिका हो गया या बाकी के जो देश है उन्हें अपने पक्ष में रखना चाहिए। भाई जब भी कोई बात उठानी है, यूएन में कोई मुद्दा उठाना है, इसके साथ जो पूरी नीतियां हैं वो समन्वित होती है और आप इसके साथ अपना उत्तर पूरा कर सकते हैं। एक सवाल ले लेते हैं। सवाल है, तिब्बत का इतिहास भारत चीन संबंधों से गहराई से जुड़ा है, विश्लेषण कीजिए। जब भी सीमा विवाद आएगा, उत्तरी सीमाओं का जो विवाद है उसमें भारत के साथ साथ चीन के विवाद में तिब्बत की तो एक महत्वपूर्ण भूमिका है ही। और जो कांटा लगा हुआ है या कांटा जो गड़ा हुआ है वो है तिब्बती लोग जो भारत में रहते हैं, जो चीन के लिए बड़ी समस्या है। लेकिन चीन का भी रुझान इतना अच्छा नहीं है। चीन ने शुरुआत से ही आक्रामकता की नीतियां अपनाई है, चाहे 1962 का युद्ध रहा हो या उसके बाद की गतिविधियां रही हो। तो संबंध इतनी आसानी से अच्छे होंगे नहीं, या होने हैं तो बहुत सारी चीजों पर दोनों देशों के प्रतिनिधियों को बैठ करके काम करना होगा। तो आपके लिए काम ये है कि आपको इस उत्तर को फ्रेम करने का अभ्यास करना है। तो 50 शब्दों में तो लिखने का प्रयास कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।